नमस्कार, मैं हूं रमन भाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और न्यूज इंडिया पर चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको देना है। इस वक्त ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलंदशहर में 3 बजे तक 50.81% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 50.81% मतदान। गौतम बुद्ध नगर में 1 बजे तक 47.25% मतदान। दादरी सीट की अगर बात करें तो 3 बजे तक 49% मतदान हो चुका है, यानी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकल रहे हैं। यानी मेरठ में 3 बजे तक 48.21% मतदान हुआ है और बुलंदशहर में 3 बजे तक 50.81% मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1 बजे तक 47.25% मतदान हुआ है। और हमारे लगातार जो हमारे सहयोगी हैं, जो ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, सुबह से लेकर और जब तक मतदान चलता रहेगा हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और ये तमाम मेरे सहयोगी देख सकते हैं आप, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना और गाजियाबाद। सीधा संजीव का रुख करते हैं। गाजियाबाद में संजीव, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है, लोग लगातार जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से जो है वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और लोग अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है। हम तमाम जगहों पर आज गए, तमाम बूथ पर हम गए, तमाम इलाकों में गए, अलग अलग विधानसभा में गए। और ये देहात का क्षेत्र है, देहात में देखिए किस तरह से लोग जो है ज्यादातर जो है वोट कर रहे हैं, अपने वोट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यह महिला भी है, अम्मा से बात करेंगे। अम्मा, आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कितने वर्ष हो गए हैं वोट डालते डालते आपको? हाँ जी, 50-60 साल हो गए जी। 50-60? हाँ जी। तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह के नेता होने चाहिए? बढ़िया होने चाहिए, जैसे ये है प्रवीण मोदी। तो बिल्कुल देखिए, तो जो बुजुर्ग हैं उनमें भी जो है काफ़ी उत्साह है, जो यंग है, जो पहली बार वोट करते हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और ये जाहिर सी बात है कि जो पिछली जो 2017 की अगर बात करें तो इस बार जो है जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से जो है लोग वोट कर रहे हैं, लोगों में उत्साह काफ़ी है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं निकल के वोट कर रही हैं। और हमने कई इलाके में आज जो है भ्रमण किया, कई जगह पर हम गए, अलग अलग विधानसभाओं में गए, तो लोगों में काफ़ी उत्साह एक अलग देखने को मिला वोट करने को लेकर के। जो यंग वोटर हैं, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह था। और देहात में भी हमने देखा, सिटी में हम गए, गाजियाबाद में जो शहर सीट है वहाँ हम गए, अभी हम मोदी नगर के देहात क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ पर भी हमने देखा कि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी यही एक डिमांड है कि अच्छी सरकार हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो, जो उनके विकास को आगे बढ़ाए, जो उनकी दैनिक समस्याएं हैं उनसे उसको निजात दिलाए। जी रमन। हाँ बिल्कुल संजीव, और मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी हैं जो कि स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं और न्यूज इंडिया में हम आपको ग्राउंड जीरो से हकीकत बता रहे हैं, तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ हम विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले फेज का चुनाव है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले संजीव जी के पास चलता हूँ, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता है ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, बेहद उत्साह है, महिलाएं बहुत ज्यादा वोट करने के लिए आगे आ रही हैं और जब इतना सारा मतदान होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह आता है तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का चेहरा खिलता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होती है तो इसका मतलब यही होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। यह बात या इंडिकेशन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फुलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही बहुत महत्वपूर्ण है आज के डेट में और यहीं से वो बीज निकलने वाला है जो आगे चल कर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी बनने वाली है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि एक रिक्शे पर बैठ करके आपको जाट और उसमें से मुस्लिम समुदाय के लोग यदि आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल का वक्त है। यहाँ से जिसकी भी शुरुआत बेहतर होगी, बाकी दिनों में या बाकी के वोटिंग में भी उसी तरह से वो धारा बनती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि यहाँ के लोग नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए वो तमाम तरह की बातें जो वो कर सकती थी जाकर के वो 2017 वाली बातें। लेकिन ये भी देखना होगा कि 2014, 2017, 2019 लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो मत जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा लोग अगर वोट डालने आ रहे हैं तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के पक्ष में डालने के लिए आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आरएलडी और सपा जो अपने जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें एक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। 9 सीटों में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे लेकिन जाट वोटों को खींच नहीं पाए, सिर्फ 1 में जीते।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो वोटों की संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सचमुच में लोगों के उन गुस्सों के आधार पर यदि 2017 में या उससे पहले 2019 में या 2014 में भी उसको वोट नहीं मिले थे, वहाँ पे पोलराइजेशन की कोई स्थिति नहीं थी, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बढ़त मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के उन दावों की भी हकीकत जो है वो सामने लाने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के आधार पर वहाँ पे वोट ली या फिर सचमुच में विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया। इस बार भी यदि वो बढ़त बनाती है, निश्चित रूप से सारे ये समीकरण की बात या सारे ये गुस्से की बात, किसानों के आंदोलन से उपजे हुए जो गुस्सा है, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, फिर मैं कह दूं, जो सामने दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, मंत्री हों या उनके पूर्व विधायक हों, उनके साथ जिस तरह की सलूक वहां पे दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल संजय, शैलेंद्र जी का रुख करते हैं। तो शैलेंद्र जी, मतदाता जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बेहद उत्साह मतदाताओं के बीच में है, फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस रुझान को? देखिए, ऐसा है कि पिछले कई चुनाव में अगर आपके सामने रखूं तो तमाम ऐसी सरकारें जिन्होंने पुनरावृत्ति की है और उन प्रदेशों में या देश के आम चुनाव में मत प्रतिशत हमेशा बढ़ा है। 2014 का जो आम चुनाव का मत प्रतिशत था, 2019 में भी वो बढ़ा और जो सरकार थी वो रिपीट हुई और उसको और ज्यादा व्यापक जन समर्थन मिला। अभी हालिया वेस्ट बंगाल में जो प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां पर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मत प्रतिशत बढ़ा और वहां क्या हुआ कि बाइपोलर कंटेस्ट हुआ, तो सत्ता पक्ष को भी मत प्रतिशत लगभग वही रहा और उनकी जो पोजीशन थी वो उसमें 3-4 सीटें जो बढ़ी। ऑन दी अदर हैंड जो बाइलेटरल जो फाइट होती थी तो उसमें विपक्ष में और दल थे, वो सब साफ हो गए, तो वहां पर भी जो दो ही विपक्ष और सत्ता पक्ष जो बनकर उभरे वेस्ट बंगाल चुनाव। तो एक संभावना ज्यादा मत प्रतिशत होने की एक ये बन सकती है कि हो सकता है कि आम आदमी बीजेपी अलायंस को हो सकता है कि जो पहले की सफलता थी उससे भी वो और ऊपर आ जाए और अगर बसपा और कांग्रेस अगर ये बिल्कुल समेटते हैं तो इसमें सपा के अलायंस की भी वृद्धि होगी, उनका मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, उनकी सीटें भी बढ़ेंगी और साथ साथ जो बीजेपी एंड अलायंस है उसकी मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और वो सीटें भी बढ़ेगी। तो ये स्थिति भी बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर मान लीजिए बसपा और जो कांग्रेस जहां पर उनके प्रत्याशी थोड़े प्रभावी हैं और उन्होंने ठीक तरह से अगर चुनाव में लड़ने का प्रयास किया, तो ऐसी परिस्थिति में भी हो सकता है कि भाजपा की सीटें कम हो। लेकिन आज के जो परिदृश्य है उसमें ये लगता है तुलनात्मक दूसरों दलों के भाजपा जो अपर एज बना के रखा हुआ है भाजपा ने। चलिए संजय जी, वापस आता हूं आपके पास। दरअसल अपडेट एक बार दे देते हैं अपने दर्शकों को कि कितने प्रतिशत मतदान 3 बजे तक हुआ है। तो बुलंदशहर में 3 बजे तक 54.30% मतदान, मेरठ में 3 बजे तक 48.21% मतदान हो चुका है, नोएडा में 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। तो मेरठ में 3 बजे तक 48.21% मतदान, काफी अच्छा मतदान हो रहा है इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नोएडा की अगर बात करें तो 3 बजे तक 43% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दादरी में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए जेवर में 53% मतदान हो चुका है 3 बजे तक। तो फिर से एक बार संजीव का रुख करते हैं जो कि गाजियाबाद से जुड़े हुए मेरे साथ। संजीव, बेहद महत्वपूर्ण गाजियाबाद जिला है और सारी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस जिले में, तमाम बड़े बड़े नेता वहां प्रचार के लिए पहुंचे। अभी आज मतदान का दिन है, आज जनता की बारी है, सारे वादे उन्होंने सुन लिए, सारे दावे उन्होंने कसौटी पे कस लिए। आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं सुबह से, क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल जो लोग हैं वो क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि उनको ऐसा प्रतिनिधि मिले जो उनकी समस्याओं को सुने, जो उनके जो दुख सुख में शामिल हो और ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि विकास करे। तो इसी को लेकर के लोग ध्यान में रख करके वोट करते हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो 2017 में यहाँ पर जो है भाजपा ने 5 सीटें जीती थी और अभी फिलहाल जो है कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला है। अगर मोदी नगर की जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला है भाजपा और जो गठबंधन प्रत्याशी उनके बीच में। ऐसे ही लोनी की अगर बात करें तो लोनी में नंदकिशोर गुर्जर जो मदन भैया उनके बीच कड़ा मुकाबला है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये कहना आसान होगा कि जो इस बार जो भाजपा के लिए आसान नहीं होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीतना। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो है भाजपा ने सारी की सारी सीटें जीती थी, लेकिन फिलहाल
इस बार की जो स्थिति है 2022 की वो काफी जो है गंभीर है। इसीलिए तमाम जो बड़े नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता थे, खुद अमित शाह कई बार यहाँ पर इस क्षेत्र में आए और इसी के साथ साथ जो है सीएम योगी आए, राजनाथ सिंह आए, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने यहाँ पर जो है आकर के कैंपेन किया, डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील की, वोट करने की अपील की। तो ये आप जान सकते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो अपने आप एक बड़ा जो है बड़ा अहम रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी अहम है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो गाँव का देहात का जो वोटर होता है वो काफ़ी साइलेंट होता है और वो ही निर्णायक भी होता है, क्योंकि शहर का वोटर है उसका ज़्यादातर अनुमान लगाया जाता है किस तरफ जा रहा है, लेकिन जो देहात का जो वोटर है उसका अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है और वो ही निर्णायक होता है किसी भी नेता या पार्टी को जिताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी और शैलेंद्र जी, और लगातार हम विश्लेषण भी कर रहे हैं, तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है और वाकई में ये जो मतदान प्रतिशत है कितना असर डालता है। शैलेंद्र जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र जी, कागज पे बात करते हैं क्योंकि ग्राउंड पे तो बहुत ज्यादा कई बार चीजें बदल जाती हैं, लेकिन अगर कागज पर बात करें तो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी एक मजबूत गठबंधन इस बार बड़ा है। अगर चुनावी गुणा भाग की बात करें तो मुस्लिम यादव वोट उनकी तरफ अगर आता है, अगर वो ला पाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी के लिए इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए 2019 के चुनाव का अगर देखें तो वो गठबंधन बसपा भी साथ थी, सपा भी साथ थी, आरएलडी भी साथ थी और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का भी सहयोग था। तो उससे बड़ा राजनीति के इतिहास में कभी कोई मजबूत गठबंधन रहा ही नहीं है। और उस गठबंधन को भी जब मुंह की खानी पड़ी तो इनका तो ये गठबंधन, अभी आरएलडी की बात कर ले तो आरएलडी का अपना जो प्रभाव है वो कहां है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, वो भी कुछ सीमित जो सीटों पर। और आप ये बताइए कि आरएलडी की बात, बागपत की जो अपनी उनकी होम जो सीट है पिछले कई चुनावों से वो नहीं जीत पा रहे हैं। जो चौधरी अजीत सिंह जो है वो लगातार चुनावों से हार रहे हैं, आपके जयंत चौधरी वो लगातार चुनावों से हार रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा ये गुणा भाग है, कौन सी कैलकुलेशन है जो ये साबित कर रही है कि ये बहुत ही मजबूत गठबंधन है। मैं इसलिए गुणा भाग आपको बता रहा हूं क्योंकि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कैराना का जो जिन था वो बोतल से बाहर निकालना पड़ा, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो विकास और गन्ने पे और किसान पे बात करते। मैं काउंटर दे देता हूं आपको जी। विडंबना यही है, शुरुआत हमेशा सामने से होती है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं जवाब नहीं दिया जाए? जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। नंबर 1, कैराना का जो एमएलए समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उनका आप जो है लाइव विजुअल देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए, हिंदू व्यापारियों के लिए, इनसे आप सामान मत खरीदिए। जो है ये किस तरह का विमर्श पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। तो आप क्या चाहते हैं दूसरे लोग जो है उनसे बचाव के लिए लोगों को ये न कहें कि इनसे जो दूर रहने की जरूरत है। देखिए अगर आप स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो दुष्टों के साथ में आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, चाहे वो किसी तरफ के हो, चाहे वो हिंदू के साइड में हो या मुस्लिम साइड हो या किसी भी दलों के हो। तो इस तरह के जो नेतागण हैं जो खुले तौर पे इस तरह का जो बयानबाजी करते हैं और हमें यह भी भेद करने की आवश्यकता है कि एक एप्पल की तुलना जो है ना आप एप्पल से ही कर सकते हैं, एप्पल की तुलना आप गुआवा से नहीं कर सकते। अब कई लोग इस तरह का उदाहरण देते हैं कि 80 और 20 के बयान का जो जिक्र करते हैं। 80 और 20 के बयान में भाजपा के किसी भी शीर्ष पदाधिकारी, छोड़िए सर एप्पल अमरूद को छोड़िए, हम आम आदमी की बात करेंगे यहाँ पर। इसका जवाब लेने में संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर अपने खबर का आपको अपडेट देते हैं कि इस वक्त क्या है पूरा ग्राफिक्स के जरिए। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या इस वक्त चल रहा है, क्या क्या 3 बजे तक मतदान के जो अपडेट हैं वो आपको दिखाते हैं। यानी अगर हापुड़ की बात करें तो काफी अच्छा मतदान प्रतिशत वहां देखने को मिला है। मेरठ में 48.21% मतदान हुआ है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो 54.30 और हापुड़, जिस तरह से आप ग्राफिक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, हापुड़ में 51.63% मतदान, आगरा में 47.51% मतदान यहां पर हुआ है। और अलीगढ़ की बात करें तो आप देख सकते हैं 45.91%, बागपत में 50.61% मतदान, और नोएडा इस सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है, बेहद हाई प्रोफाइल ये सीट है, तो 43% मतदान अभी नोएडा में हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस पूरे चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये जो मतदान की स्थिति है वो क्या है उत्तर प्रदेश में। तो तमाम जो डेटा है वो आपको सबसे पहले न्यूज इंडिया पर अपडेट मिलेगा, तमाम प्रतिशत आपको सबसे पहले मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधा संजीव जी का रुख करते हैं। तो संजीव जी, जैसे कि शैलेंद्र जी कह रहे थे
कि भैया एप्पल और अमरूद की तुलना मत कीजिए, सेब और अमरूद की तुलना मत कीजिए। दूसरा उनका कहना है कि भाई उन्होंने पहले जिन्ना को निकाला। तो यही हमें भी लगता है कि अगर गठबंधन इतना मजबूत लगता है जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का, तो ये तमाम मुद्दे नहीं लाने चाहिए थे। उन्हें तो इस बार सत्ता में भी नहीं है, सीधा सत्ता पर सवाल खड़े करने चाहिए थे कि काम नहीं किया है। देखिए, मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि भारतीय जनता पार्टी आकलन करने में शुरू में भी गलती कर बैठी और अभी भी वो गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, या उनके लोग मानने को तैयार नहीं है कि किसानों के आंदोलन के बाद से जो परिस्थितियां वहां बनी हैं, किसानों के साथ जिस तरह की बदसलूकियां हुई हैं, जिन जिन नामों से उनको पुकारा गया है, ये किसान कहीं आसमान से टपके हुए नहीं थे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही वो किसान थे जिनके साथ ये बदसलूकियां कर रहे थे। 750 से ज़्यादा लोगों की शहादत की वो बात कर रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, दो शब्द भी सहानुभूति के बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे की कितनी अहमियत होगी और राष्ट्रीय लोक दल की भी अहमियत होगी, जबकि शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ में कुछ कड़वी शब्दों को बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है कि कहीं इस बात से जाट नाराज हो जाए। तो आप एक तरफ उनको तरजीह भी दे रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इनके कहने से कोई वोट भी नहीं दे रहा है। ये कंफ्यूजन में मत रहे। सीधी सी बात है कि एक परिस्थिति बनी है वहाँ पे। इससे पहले 2017 में जो वहाँ पे दंगों की जो आंच थी, निश्चित तौर पे उस आंच को सुलगा के भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए थे। इस बार पूरे इलेक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी कोई ध्रुवीकरण की बात दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी कोई राष्ट्रवाद का जिन्न नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सरोकारी मुद्दों की बात कर रहे हैं, गन्ना किसानों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यदि 5 साल काम की होती तो लगातार। संजय जी, ये हमें देखना होगा कि जो जयंत चौधरी हैं उनका जो पूरा परफॉर्मेंस पीछे का देख लें तो आप कह तो रहे हैं कि आप जाटों की पार्टी हैं, आप कह रहे हैं कि आप किसानों की पार्टी हैं, लेकिन लगातार हमने देखा है कि उनका आधार जनाधार खत्म होता रहा। जो उन्हें विरासत मिली थी वो संभाल पाए नहीं। तो इस बार किसी चमत्कार की उम्मीद लग रही है आपको पश्चिमी प्रदेश में आरएलडी के लिए? देखिए, आंदोलन की बात यही होती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमने वो दिन भी देखा कि लग रहा था जिस तरह से राकेश की टिकैत बैठे हुए थे, धरने पर से उनको उठाने की जिस तरह की बात थी, 4 आंसू क्या टपकाए, पूरी स्थितियां बदल गई। जाटों का जो स्वाभिमान है वो बहुत स्वाभिमान के साथ वो जीते हैं और बहुत स्वाभिमानी होती है। कौन से बात पर किस तरह से वो रिएक्ट कर दे, तो ये एक अलग विषय है। इसको भारतीय जनता पार्टी खूब समझ रही है और कुरेदने का प्रयास नहीं कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है या उसके समर्थक लोग कह रहे हैं कि उनकी अहमियत क्या है, क्या वो इतने स्वीकार्य हैं, उनके बोलने पर लोग वोट देंगे नहीं देंगे, वो भी इस बार पता चल जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि यदि ये मुस्लिम और यदि जाटों का समीकरण यदि मजबूत दिखाई दे रहा है तो प्रतिशत के हिसाब से भी आप देखेंगे रिजल्ट आने स्वाभाविक है। यदि इन लोगों का कोई मतलब नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का सबसे ज़्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होता। उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के मनाने की बात नहीं होती, संगीत सोम घर घर जाने की बात नहीं करते, ये तमाम देश के गृह मंत्री जाने की बात नहीं करते। ये तो तमाम तरह की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी में डालती हुई दिखाई दे रही है। पेशानी पे उनके लकीरें खींचती हुई दिख रही है। लेकिन संजीव जी, ये बात एक बात यहाँ पर यह समझनी होगी कि जब लिस्ट आई, जब तक 7 गठबंधन आया तो शायद जाट जो समुदाय था वो आरएलडी और सपा के साथ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कैंडिडेट की लिस्ट आई तो नाराजगी बढ़नी शुरू हुई। आपने भी जरूर बात की होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में हमने जाके कवर किया है, तो कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने दिए, शायद उन्हें चुनने में चूक हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे जानकार लोग उधर इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट चुना गया था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत तल्ख टिप्पणी कर रही है और कह रही है कि जाटों के बदले या जाटों के क्षेत्र में इन लोगों का क्या काम और इनको प्रत्याशी बनाने का क्या मतलब। वो दूसरे तरफ इशारा कर रहे हैं कि जानबूझ करके इसको खड़ा किया गया है। लेकिन राजनीति के समीकरण कैसे होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि किस तरह से बहन मायावती जी का चाल देख लें कि किस तरह से वो इन गठबंधन को कमजोर करने के प्रयास में वो अपना चाल किस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। तो राजनीति में कोई भी कदम बढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, उसे जिताऊ प्रत्याशी चाहिए होता है। समीकरण जैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यदि गठबंधन के प्रत्याशी को लगता है या गठबंधन के नेताओं को लगता है कि ये हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं, ये वोटों को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, निश्चित तौर पे वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा। और शैलेंद्र जी, अगर तमाम बातों की बात करें तो अमित शाह जी भी कहते हैं कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए, इस तरह की बात वो भी करते हैं। तो ये क्या जाटों को लुभाने की एक कोशिश है? कोई भी स्टेटमेंट देना इसमें बुरी बात क्या है? मान लीजिए जो एक नेचुरल इक्वेशन होती है,
राजनीति में क्या है, 2+2 4 नहीं होते। राजनीति में केमिस्ट्री बहुत मायने करती है। मैं आपको बड़ा एलाबोरेटेड आपके सामने समीशन देता हूं कि 3 बड़े जो है मुख्य वर्ग हैं आपके, अपर कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया, उसके बाद जो है आपके दलित हो गया। ये सर्वविदित है कि दलितों में जैसे प्रमुखता से जो जाटव जो उनकी संख्या अच्छी खासी है, उनका जो ओबीसी में जो दबंग जातियां हैं, जैसे यादव ले लो, उनके साथ आज वो कंफर्टेबल फील नहीं करते जो, तो इस वजह से बसपा और सपा का अलायंस हुआ भी, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के जो दंगे हैं, जिनमें 2 जाट नवयुवकों की हत्या की गई थी सरेआम, और उसमें सहारनपुर में उसमें 7 लोग रंगे हाथों खून से पकड़े जाने के बावजूद भी 1 घंटे के अंदर, ये मतलब पहली अपने आप में अजीबोगरीब घटना है, वहां के एसएसपी और वहां के डीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इतना संवेदनशील जिला 24 घंटे जो बिना एसएसपी और डीएम के रहता। मैं आपके सामने एक और डेटा दे देता हूं। अभी मथुरा जिले की एक छाता विधानसभा सीट है, आरएलडी ने किस तरह से अपने को वहां पे संविधान कर दिया है, वो आपको ये जस्टिफाई करेगा। छाता विधानसभा सीट अलायंस में सपा जो है आरएलडी को दे देती है। पिछले चुनाव में आरएलडी का प्रत्याशी 500 से कम वोट से हारा था, उसका नेचुरल वहां दावा बनता था। आज वहां स्थिति क्या है, आरएलडी का भी प्रत्याशी लड़ रहा है और सपा का भी प्रत्याशी लड़ रहा है। और जो जाटों की बात की जा रही है, जाटों का रिप्रेजेंटेशन है कहां? एक बात बताइए, जहां पर जो है जिनकी, अगर आप किस बात को आधार मानेंगे, संख्या बल को आधार मानेंगे या फिर किस चीज को आधार मानेंगे, तो तुलनात्मक जो है भाजपा के जाटों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो नेचुरल सीटें हैं, आप चौधरी चरण सिंह की इज्जत की बात करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। जो 1988 में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह का जिस समय चीफ मिनिस्टरशिप का नंबर आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो जब उनको कहते हैं कि आपको जाके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, क्या होता है रातों रात? मुलायम सिंह यादव अपना हित देखते हुए चंद्रशेखर जी के साथ चले जाते हैं। तो क्या जाट समुदाय उस बात को भूल रहा है? नहीं भूल रहा है। देखिए, कुछ समर्थन मिलना एक अलग विषय है, लेकिन व्यापक तौर पर समर्थन मिलना अल्टीमेटली रिजल्ट उसी से डिसाइड होगा। तो मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम जो फेवर है आज भी जाट मतदाताओं का, वो भाजपा को ही समर्थन देने वाला है। उसका कारण है तो जिस तरह की वहां पे इक्वेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं जो दूसरे जो लोग हैं, जो उनसे जो उनको हमेशा प्रतिद्वंदी चीजों का सामना करना पड़ता है। अभी सपा के 2 एमएलए का ले लो ना आप, जो है वही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर ने, कैराना ने, अगर आप बात करें तो बार बार बहुत सारे वोट दिलवाए। अगर आप जिस ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं वो सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव तो थोड़ा अलग होता। 5 साल की सत्ता में आप आए थे, डबल इंजन के वादे के साथ आप आए थे, तो इस बार तो सिर्फ मुद्दों पर ही लड़ा जाता। लेकिन घूम फिर के आज भी अगर भाषण आप सुने, चाहे वो उत्तराखंड में भाषण हुआ हो या सहारनपुर में भाषण हुआ हो, घूम फिर के मुजफ्फरनगर और कैराना सामने आ ही रहा है। तो यानी आप चाहते हैं कि यही रहे बना हुआ, आप जो चश्मा पहनना चाहते हैं वही चश्मा जनता पहने, मतलब आप नहीं, बीजेपी। मैं आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। क्या सरकार के द्वारा पिछले 5 साल में क्या काम किया गया है और क्या करने वाले हैं, इस बात का जिक्र नहीं किया गया। अब मान लीजिए आप जो पैनल पे अगर मेरे से उसी प्रसंग पे अगर प्रश्न खड़ा करते हैं तो क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा आपको? आप सिर्फ विकास के मुद्दों की बात करिए, मैं देता हूं आपको जवाब। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों का जो कर्ज माफ है, पहली कैबिनेट पे जो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो लगभग 36,000 करोड़ का जो कर्जा माफ किया था पहली कैबिनेट में, 86 लाख किसानों का। उसके बाद आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आज किसानों के खाते में सम्मान निधि जो पहुंच रही है, तो ये क्या किसानों को राहत नहीं है? और सबसे बड़ी बात क्या है, जो विसंगति बनी हुई है क्या? कुछ लोग, चंद लोग जो बॉर्डर पर बैठे हुए, क्या वो सारे किसानों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? मैं किसान देश में 4 तरह के, और उसमें जो सबसे अधिक संख्या है वो है आपके सीमांत किसानों की। सीमांत किसान कौन होते हैं? जिनके पास जो है भूमि का 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच का टुकड़ा होता है। तो जो वहां बैठने वाले वो लोग नहीं थे। कारण क्या है कि अगर वो लोग बॉर्डर पर बैठ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया है कि वो किसान थे। अब छोड़िए उस बात को, चलिए संजीव जी के पास। मैं इसमें भी जवाब दे दूं। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये नहीं माना। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि राष्ट्र हित में मैं बिल वापस ले रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि सीमांत किसानों की जिनकी आज आप उनका अनेक भाषणों में ले लीजिए, सीमांत किसानों की जिनकी सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा संख्या है, वो इन बिलों से लाभान्वित होते, लेकिन राष्ट्र हित में व्यापक तौर पर। चलिए, दरअसल उन्होंने कहा यही कहा कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूं, शायद मैं समझा नहीं पाया, और आंदोलन वही किसान कर रहे थे जो बॉर्डर पर बैठे थे। संजीव जी के पास चलते हैं, फिर संजीव जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे, फिर उसके बाद संजीव के पास ग्राउंड जीरो पर चलूंगा। संजीव जी 30-40 सेकंड। दरअसल मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि संजीव बालियान जैसे जो बड़े नेता हैं
वो अपना आधार वहां खो चुके हैं, जबकि बालियान खाप सबसे बड़ी खाप है। और संजीव बालियान जैसे जो जाट नेता हैं जो बीजेपी की तरफ हैं, उनकी पकड़ अभी खत्म नहीं हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसानों के आंदोलन के बाद से किसानों के साथ सरकार के द्वारा की गई बदसलूकियां बहुत ज़्यादा थी। वो बदसलूकियों में क्या क्या नाम नहीं दिया गया, यदि वो खाप के ही लोग थे, यदि वो किसान थे या फिर जाट पंचायत वाले लोग ही थे, तो उनको क्या क्या नहीं कहा गया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, वामपंथी, दलाली, सब कुछ से नवाज दिया गया उनको। और ये कौन कर रहे थे? ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग कर रहे थे और उनके पैरोकार कर रहे थे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब देश के प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया, तब भी 750 किसानों के शहादत के बारे में 2 शब्द सहानुभूति के यदि बोल दिए होते तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो गया होता। शायद उनको लगता कि नहीं, चलो आखिरी वक्त में ही उन्हें एहसास तो हुआ। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शायद मेरी कुछ तपस्या में कमी रह गई है। तपस्या में कौन सी कमी? अब तो सारी चीजें कीले ठुकवा दी आपने, लाठी चलवा दी, पानी की बौछारें चलवा दी। लेकिन संजीव बालियान जी जैसे तमाम बीजेपी के नेताओं को समर्थन मिल रहा है, अब समर्थन मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली निकाली जिसमें किसान मौजूद थे, तो मतलब नाराजगी खत्म हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दो किसान, उसी समय जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, उसी समय किसानों को दो फाड़ करने का प्रयास किया गया। एक सत्ता समर्थक द्वारा किसान भी थे जो अलग अलग पंचायत लगा करके लोगों को बता रहे थे कि ये कानून कितना महत्वपूर्ण है। तो ये कौन लोग थे? सब लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग थे जो किसान के नाम पे अलग अलग संगठन बना के अलग अलग लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए ठीक है संजीव जी, वैसे तो जनता तय करेगी, आज उनका दिन है कि भैया किसकी बात उन्हें सही लगती है, किसकी झूठ लगती है। फटाफट संजीव के पास जाऊंगा, गाजियाबाद में मेरे सहयोगी मौजूद हैं। संजीव, क्या तस्वीर इस वक्त, किस तरह से चल रहा है मतदान, कितना उत्साह लोगों में? देखिए बिल्कुल उत्साह काफी ज्यादा है और जो कि जनता जनार्दन होती है, जनता जो है जब वोट करती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो तमाम मुद्दों को जहन में रखती है। 5 साल में सरकार ने क्या किया या फिर किस तरह की उनको सरकार चाहिए, तो ये सभी चीजें जो है जनता अपने जहन में रखती है और उसी को जहन में रखते हुए जो है वोट करती है। और जाहिर सी बात है कि इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो है तमाम जिलों के जो आंकड़े आए हैं, जो वोट प्रतिशत जो है अभी तक जो हुआ है, उसके बाद भी अभी क्योंकि कई घंटे बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा और तमाम लोग जो है निकल कर वोट करने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि इस बार जो है भाजपा के लिए एक चुनौती होगी। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भाजपा ने तमाम सीटों पर जो है कब्जा किया हुआ था, लेकिन इस बार उतना आसान नहीं है भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि टक्कर बहुत ज्यादा है। गठबंधन के प्रत्याशी भी जो है बहुत ज्यादा जो है फाइट जो है भाजपा के प्रत्याशी को दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोग मतदान बने रहिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी आप बने रहिए, तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे।